देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। अजीत दादा के भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में कई चौंकाने वाले सवाल उठाए हैं। इस प्रेजेंटेशन में एक ऐसी फाइल का भी जिक्र किया गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। आखिर उस फाइल में क्या था? क्या किसी बड़ी साजिश का सुराग या कोई बड़ा राज? रोहित पवार ने विमान हादसे से पहले कई घटनाओं और तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। क्या यह सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी थी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद सियासत में सवालों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी नेता रोहित पवार ने इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने दावा किया कि अजीत दादा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन के दौरान एक फाइल का भी जिक्र किया गया जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। हालांकि इस फाइल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यही वजह है कि अब उस फाइल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अजीत दादा पवार, उनका जो विमान का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, उसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स वहाँ पे हमने दिए थे। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसमें 3 विषय है। एक तो जो VSR नाम की कंपनी है वो जिस तरीके से ऑपरेट करती है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये कंपनी वहाँ पे इस्तेमाल करती है, मेंटेनेंस में बहुत सारे इश्यूज़ है। तो हमें ये विषय में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त VSR इस कंपनी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। यूरोपियन जो एविएशन एक एजेंसी है उन्होंने VSR को बैन किया है। उनका जो भी ऑपरेटिंग लाइसेंस है यूरोप का वो कैंसिल किया गया है और उस तरीके का नोटिस DGCA को भी दिया है। ये कब के एक्सीडेंट के लिए? 2023 के एक्सीडेंट के लिए। लेकिन अभी तक DGCA ने कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं ली और VSR के माध्यम से भी अभी तक यूरोपियन एजेंसी को इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। और 2023 में जो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था और दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सेम कंपनी के प्लेन थे और जैसे कि बम्बार्डियर, लेयरजेट, शायद थोड़ा सा साइज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर कौन था? तो वो VSR ही वो ऑपरेटर था। अभी मुंबई में जो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ उसकी इंफॉर्मेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार को विनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली वहाँ पे बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। अजीत दादा का इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी से जल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2023 का इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत जल्दी होता था, उसमें से अगर त्रुटि या जो फ्लॉज है वो बाहर आते तो शायद अजीत दादा का ये एक्सीडेंट नहीं होता था। वहाँ पे जो नेग्लिजेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन में जो नेग्लिजेंस हुआ, इसके कारण भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात, कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयरजेट एक्सपीरियंस के बारे में उनका अगर अनुभव आप देखो, वहाँ पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहाँ पे कैंसिल हुआ था, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और जो VSR कंपनी का जो इंटरनल एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई जहाँ पे VK सिंह जो खुद मालिक है वहाँ पे वहाँ कपूर जी को, या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है, वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको वहाँ पे दी थी। दूसरी बात, जो PIB पे इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रेस ब्यूरो पे, इंडिया ब्यूरो पे जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आई है वो इन्फॉर्मेशन DGCA ने वहाँ पे दी है। लेकिन अगर ATC का ट्रांसक्रिप्ट आप देखो तो टाइमिंग में बहुत बड़ा फर्क वहाँ पे दिख रहा है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ऐसे हम सबका कहना है। रोहित पवार ने अपने प्रेजेंटेशन में विमान हादसे से पहले की घटनाओं का टाइमलाइन भी बता दिया। उन्होंने कहा कि उड़ान से पहले कई संदिग्ध परिस्थितियां सामने आई थी। क्रू की मौजूदगी, विजिबिलिटी चेक और उड़ान की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने ये भी पूछा कि अजीत पवार को कार से जाने की बजाय फ्लाइट से क्यों जाना पड़ा। विमान के मेंटेनेंस और तकनीकी जांच को लेकर भी संदेह जताया गया। रोहित पवार ने विमान कंपनी और सिस्टम की भूमिका पर जांच की मांग की है।
उनका कहना है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोग और जानकार भी ऐसा मानते हैं कि जांच होना जरूरी है और फाइल का सच सामने आना भी जरूरी है। रोहित पवार ने मुंबई और दिल्ली में पत्रकारों से जो बातें करके जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारे में है। मुझे लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो सवाल बने रहेंगे और लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहेंगी। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जांच चल रही है और रोहित पवार को तब तक इंतजार करना चाहिए। रही बात जिस फाइल की जिक्र वो कर रहे हैं, पूर्वी विदर्भ के एक बड़े नेता, जिसका संकेत वो नाम तो नहीं ले रहे पर कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी पूर्व उड़ान मंत्री जो थे प्रफुल्ल पटेल की ओर इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने ही वहां की एक राइस मिल की फाइल पे हस्ताक्षर कराने के लिए काफी वक्त उस दिन अजित पवार का लिया था, जिसकी वजह से अजित पवार रोड के माध्यम से यानी सड़क रास्ते से न जाकर हवाई मार्ग से उन्हें पुणे जाना पड़ा और वो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। तो कहीं ना कहीं रोहित पवार प्रफुल्ल पटेल की ओर इशारा कर रहे हैं और उनकी जांच की मांग कर रहे हैं। और अगर जांच की मांग कर रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल की उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है तो जांच होने में कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार की भावना महाराष्ट्र के आम लोगों में है। मंत्रालय के राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की चर्चा है कि रोहित पवार की मांग के आधार पर प्रफुल्ल पटेल की जांच होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में विमान की तकनीकी स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रोहित पवार ने पूछा कि क्या विमान में जरूरत से ज्यादा फ्यूल टैंक लगाए गए थे? अगर ऐसा हुआ तो ये नियमों के खिलाफ और खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और मेंटेनेंस रिपोर्ट की जांच की मांग की। उनका कहना है कि तकनीकी खामी या लापरवाही की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उन्होंने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। इस बयान के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रोहित पवार की शंका दूर होने की बात कर रहे हैं। मैंने रोहित पवार जी का वो जो उन्होंने बात कही वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी, उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो भी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए। नहीं, आपके सवाल में आपका जवाब है। जैसे आपने कहा कि अजित पवार जी कोई भी फाइल को अपने लेट नहीं करते थे और अपना पूरा डेस्क क्लियर करते थे, तो वो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से उनका एक रवैया था कि हर फाइल को इमीडिएटली क्लियर करना, तो मुझे लगता है उसी के अनुरूप उन्होंने उस चीज़ को मान्यता दी होगी। कहीं ना कहीं रोहित पवार जी को, और आज ही मैं इस सुबह सुप्रिया सुले जी को भी देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये सभी यंत्रणा है और उन्होंने भी अपना जो भरोसा है वो मुख्यमंत्री पर जताया है। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि एक देश के और इस राज्य के बहुत ही अहम पद पर अजित पवार जी थे। हम भी उन्हीं के साथ हैं और स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ही पहले पहल की थी और इसकी मांग की थी। तो इंतज़ार करना होगा, जो भी आएगा उसकी पूरी जानकारी समाज के बीच में और लोगों के बीच में और माध्यम में हम रखेंगे। रोहित पवार ने ये भी कहा कि पूरे महाराष्ट्र के मन में यही सवाल है कि ये हादसा था या साजिश। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भी इस घटना पर गंभीर संदेह है। घटना स्थल से जुड़े कुछ पहलुओं का भी जिक्र उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में किया। उन्होंने कहा कि कई तथ्यों की गहराई से जांच जरूरी है। विमान में सवार लोगों और पूरी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब सभी की नजर जांच और सच्चाई पर टिकी है। जो सवाल अजीत पवार को चाहने वाले और उनके समर्थकों में, साथ ही महाराष्ट्र के मन में हैं, उनके मुताबिक रहस्यमयी फाइल में दोनों एनसीपी गुटों के एक होने को लेकर कोई गोपनीय बातचीत या रणनीति दर्ज थी? क्या इस फाइल
महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े किसी बड़े फैसले या सत्ता समीकरण बदलने की योजना का जिक्र था। क्या इस फाइल बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार या आरोपों से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद थे? क्या फाइल में विदर्भ के किसी बड़े नेता से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक या प्रशासनिक खुलासे दर्ज थे? क्या उस फाइल ऐसे राजनीतिक रहस्य या अंदरूनी जानकारी थी जो सामने आने पर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती थी? अजीत पवार के एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व सांसद आनंद परांजपे भी रोहित पवार की जांच का समर्थन कर रहे हैं। रोहित पवार पर कुछ सवाल ही खड़े किए गए हैं। इस समय सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की नज़र महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की मौत से जुड़ी गुत्थी पर लगी हुई है। जिस तरह से अजीत दादा पवार के भतीजे साथ ही शरद पवार एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने तकरीबन 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में सारी तकनीकियों को मीडिया के सामने रखा, उसके बाद कई तरह की अटकलें लग रही हैं। खास करके एक फाइल जो मंत्रालय में दादा भूल गए थे। दादा अपने बंगले से सीधे गाड़ियों के काफिले से जाने वाले थे। उसके बाद सुबह तय किया गया कि अगली फ्लाइट से जाने वाले थे। क्या कुछ मामला है जिस तरह से रोहित पवार ने फाइल का जिक्र किया, किसी बड़े नेता का जिक्र किया? इन तरह के कई सवालों को लेकर हम सीधे बातचीत करते हैं अजीत पवार के एनसीपी के महाराष्ट्र के चीफ प्रवक्ता आनंद परांजपे, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। आनंद जी, अजीत पवार की जो पूरी सारी तकनीकी बातें थी, जिस तरह से उनके भतीजे रोहित पवार ने रखा, आपने भी शायद देखा होगा। सबसे पहले कि उनके प्रेजेंटेशन को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि 2 दिनों का घटनाक्रम उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। एक 27 जनवरी का पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया जो मुझे पूरा राजकीय स्वरूप का लगा, और 28 जनवरी को सुबह 7:03 से, मतलब हैंडलर एरो का व्हाट्सएप मैसेज जो 7:03 में आया था कि विजिबिलिटी एट बारामती ओके, ऑल क्रू हैज अराइव्ड, वी आर ऑन बोर्ड, से लेके विमान दुर्घटना का जो समय था 8:44। इन दौरान उन्होंने जितने भी प्रश्न उपस्थित किए, इन सारी बिंदुओं पे इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि पूरी इस विमान दुर्घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अजीत दादा के इस दुर्दैवी मृत्यु का खामियाजा केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को लगा है। उन्होंने 3 मुद्दे जो मुख्य रूप से उन्होंने बताए। एरो जो हैंडलर, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। VSR जो ऑपरेटर था, उसकी किस हिसाब से वो एरोप्लेन का मेंटेनेंस करता था, उसकी लॉक शीट्स, सारा उसका रिकॉर्ड, क्या एन मौके पे पायलट बदले गए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों रनवे 29 की जगह रनवे 11 इन्होंने पायलटों ने इंसिस्ट किया? वो पूरे 27 मिनट के ट्रैवल में को पायलट का कोई संभाषण नहीं है। ये सारे बिंदु जो उन्होंने रखे, और तीसरा मुद्दा उन्होंने पायलट के ऊपर भी जो चला रहे थे, मुख्य वैमानिक थे, उनके ऊपर। इन सारे बिंदुओं पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि DGCA से इंक्वायरी नहीं हो रही, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो दुनिया भर में कहीं पे भी विमान दुर्घटना होती है तो इन्वेस्टिगेशन करती है। एक नाम उन्होंने लिया नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो अमेरिका का है, एक नाम उन्होंने BEA का लिया जो फ्रांस की कंसल्टेंट है जो दुर्घटनाओं का पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, और एक AAIB जो UK की है। तो अगर उनको लगता है कि DGCA से, हालांकि DGCA भारत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, DGCA ने प्लस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो बना है DGCA के अंडर, उन्होंने दुर्घटना की जांच शुरू की है। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये 3 एजेंसियों से भी करनी चाहिए तो उसके लिए भी हमारा समर्थन उनको है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये दुर्घटना किस वजह से हुई और क्यों हुई। आपकी बातों से एक बात तो साफ साबित हो गई कि रोहित पवार की जो डिमांड है, जांच होनी चाहिए, जो भी लूज फॉल्स हैं, चाहे लापरवाही, वो चीज़ सामने आनी चाहिए।
यानी अजीत दादा की पूरी पार्टी जो है इस रोहित पवार की इस बात को समर्थन करती है। उन्होंने एक फाइल का जिक्र किया, वो भी बात शायद आपने सुनी होगी। अक्सर दादा के कार्यशैली, उनकी पद्धति को सभी लोग जानते हैं। दादा कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, चाहे अधिकारियों को किस तरह से काम करना हो, चाहे फाइल का संजय करना। इत्तेफाक से उस फाइल का जिक्र सभी चैनल पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। क्या था उस फाइल में? क्या किसी राजनीतिक पार्टी की फाइल थी? क्या किसी और चीज़ की फाइल थी? ऐसा है कि 2 दिन का घटनाक्रम उन्होंने बोला। जो 28 जनवरी का घटनाक्रम बोला उसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके 1 घंटे में हमारे प्रांताध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग की थी कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन 27 तारीख को वो जो चीज़ें बता रही है वो राजनीतिक ज़्यादा है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र अजीत दादा को जानता था। महाराष्ट्र के जनता के हित का कोई निर्णय की फाइल आती है तो वो तुरंत रुक के भी उसको क्लियर करते थे। बहुत बार राजनेताओं के साथ होता है कि शेड्यूल एंड टाइम पे बदला जाता है, चेंज होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रोड से जाने वाले रहते, आप एंड टाइम पे या तो हेलीकॉप्टर करते या आप प्राइवेट चार्टर जेट कर लेते हैं। तो इसलिए 27 तारीख को जो आरोप या जो तथ्य वो रख रहे हैं उसको राजनीतिक रंग ज़्यादा है। 28 तारीख के जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर पूरी तरह से टाइम बाउंड, हम तो ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन, इसमें ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये दुर्घटना कैसे घटी। ये अधिकार महाराष्ट्र की जनता को जानने का है। आपका कहना है मतलब जो फाइल का जिक्र हो रहा है चारों तरफ, वो फाइल महाराष्ट्र के किसी जिले या किसी विकास के काम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर रही होगी? महाराष्ट्र के हित की कोई फाइल रहेगी, क्योंकि अजीत दादा को स्वभाव है कि अगर महाराष्ट्र के हित का कोई निर्णय है तो वो रुक के फाइल उनके पास कभी कोई रखते नहीं थे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका शेड्यूल जो आप करते हैं कि बाबा मैं 7 साढ़े 7 को निकल जाऊंगा, आपकी मीटिंग्स लंबी होती जाती है, उसके लिए शेड्यूल बढ़ता है। तो इसमें कोई नई बात इसमें नहीं है। दुर्घटना पे हम इसको मैं वही बोलूँगा कि रोहित पवार जी दुर्घटना को राजनीतिक रंग न दे। दुर्घटना के कारण जिसमें वो एरो हैंडलर से लेके वीएसआर कंपनी से लेके पायलट तक, ये सारी चीज़ों की जांच डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को जवाब चाहिए। आनंद जी, एक बात आखिरी सवाल मेरा कि जितनी बातें रखें, अगर फाइल वाली बात को छोड़ दें, अगर वीएसआर कंपनी की बात हो, चाहे हैंडलर की बात हो, अगर लूज फॉल्स लापरवाही तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अनुमानतः कि बढ़ती ज़रूर गई है। तो ऐसा लगता है कि अगर तथ्य सामने आएंगे तो इनसे जुड़े जो भी लोग होंगे सभी को एक ऐसी कड़ी सज़ा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खोया है, एक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोया है, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं था। दादाजी की जो कार्यशैली थी लोगों को मदद करने की, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं अगर लापरवाही सामने आती है दोषियों के खिलाफ? कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वीएसआर, आज हमने दादा खोए, आज भी वीएसआर कंपनी अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनका आवागमन वीएसआर कंपनी के द्वारा चार्टर्ड फ्लाइट से हो रहा है। 2023 में वीएसआर का फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे स्किड हो गया था और उसके बाद उसका रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो इसलिए वीएसआर कंपनी की डिटेल जांच होनी चाहिए, हैंडलर की होनी चाहिए, पायलट की मानसिक स्थिति क्या थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और जो दोषी है, हैंडलर से लेके आज दुर्भाग्यवश पायलट भी, उनकी भी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार को लेने ही पड़ेगी। बहरहाल रोहित पवार ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र थर्ड पार्टी यूरोप की एजेंसी से होनी चाहिए। उनका मानना है कि सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस पूरे मामले में जिस रहस्यमयी फाइल का जिक्र हुआ वो अब चर्चा का केंद्र बन गई है। क्या उस फाइल में किसी बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक राज का खुलासा है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अब अजीत पवार के मौत के मामले में रोहित पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रहस्यमय फाइल का जिक्र किया, क्या वो फाइल महाराष्ट्र के किसी बड़े राजनेता से जुड़ी हुई थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से, या फिर उस फाइल में महाराष्ट्र की राजनीति से छिपा हुआ कोई बड़ा राज दफन था?
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस एक फाइल के रहस्य ने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सच्चाई क्या है, अब इसका जवाब आने वाले जांच और आने वाले खुलासों पर टिका है। कैमरा में संतोष दिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।